हरियाणा को लेकर मीटिंग चल रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोई भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता पार्टी का हो। जितने भी समझौते लोकसभा चुनाव में हुए थे और खासतौर पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो सब लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थे, उनका कोई संबंध विधानसभा चुनाव से नहीं था। तो ये कहना कि उपचुनाव में बंटवारा हो गया 13 सीटों पे, कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी, कितनी समाजवादी, मुझे लगता है बहुत जल्दी है अभी, और मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे। जो ट्रांसफॉर्मेशन 2017 से शुरू हुआ था, या मैं 15 से कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि सोनिया गांधी की कांग्रेस कन्वर्ट हो रही थी राहुल गांधी की कांग्रेस में, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये हरियाणा में, अब हरियाणा में हो रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर के तालमेल बैठ गया है? कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा? अखिलेश और राहुल किस नतीजे पे पहुंचे हैं? हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की गुटबाजी किस तरीके से निकल करके सतह पे आ गई है? एक नेता ने कहा कि वो यात्रा शुरू करेंगे, तब तक दूसरे नेता ने यात्रा शुरू कर दी है। हरियाणा और यूपी के अलावा कांग्रेस को लेकर के तेलंगाना में क्या चल रहा है? अध्यक्ष बनाने की तैयारी है, वहां जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी को बनाना चाहते हैं, पार्टी का दूसरा धड़ा कुछ और चाहता है। तो इस हफ्ते कांग्रेस में क्या उठापटक रही है, ये जानने के लिए हमारा जो कार्यक्रम है ऑफ कैमरा, उसको लेकर के मैं आ गया हूं, और हमेशा की तरह हमारे गेस्ट हैं आदेश रावल। चलिए आदेश जी से समझते हैं कांग्रेस में क्या कुछ पक रहा है। कैसे हैं आदेश जी आप? बहुत बढ़िया। ऑफ कैमरा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के खबरें चल रही हैं कि सपा और कांग्रेस में तय हो गया है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। क्या कुछ हुआ है, क्या तय हुआ है? मुझे लगता है खबरें जो चल रही है, मैं जानना नहीं चाहता क्या चल रही है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है उसको लेके। अच्छा, जनरली हुआ ये था कि जितने भी समझौते लोकसभा चुनाव में हुए थे और खासतौर पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो सब लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थे, उनका कोई संबंध विधानसभा चुनाव से नहीं था। तो ये कहना कि उपचुनाव में बंटवारा हो गया 13 सीटों पे, कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी, कितनी समाजवादी, मुझे लगता है बहुत जल्दी है अभी, और मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। अच्छा, हाँ। तो क्यों कांग्रेस इसमें देरी क्यों कर रही है? मतलब अभी नहीं, देरी कांग्रेस नहीं कर रही है। हाँ। देखिए, खड़गे साहब कर्नाटका में हैं, अच्छा, राहुल गांधी विदेश में हैं, बातचीत कौन करेगा? बेसिकली भले ही अविनाश पांडे वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं, लेकिन वहाँ के ज्यादातर फैसलों में प्रियंका गांधी की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो अब जिस हिसाब के नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश में, अनएक्सपेक्टेड था, और पहली बार ये कहा गया कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी सफल रही, तो उसमें ये क्या फैसला करेंगे, मुझे लगता है थोड़ी जल्दी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि लड़ना, इकट्ठे लड़ना है। लेकिन मैं फिर बाद में रिपीट कर देता हूँ, फैसला ये हुआ था कि विधानसभा चुनाव में कोई अलायंस नहीं होगा। ये जो अलायंस, इंडिया अलायंस है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है। जैसा हरियाणा में घोषणा कर दी गई है कि आम आदमी पार्टी 90 सीट लड़ेगी, तो इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा, अभी ये भी तय नहीं है कि दोनों साथ में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता अभी इस पे कोई बातचीत नहीं, इस पे फैसला नहीं। इतना दिलचस्प है। 26 जुलाई को कांग्रेस लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, भागीदारी सम्मेलन। क्या है ये करने के पीछे क्या? मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में एक बात कही थी कि गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां राहुल गांधी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बेशक। ये उनके बिल्कुल, उनकी जो स्ट्रैटेजी मेकर्स है, उनकी जो टीम है, वो इन दो राज्यों में विशेष तौर पे काम कर रही है। और जो आपने सवाल पूछा है कि सम्मेलन हो रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से चलते हैं हरियाणा। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपने भी ट्विटर पे इशारा किया था, हम भी देख रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने कहा था कि हम यात्रा निकालेंगे, लेकिन अब उजला टी शर्ट पहन करके दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा निकाल दी है, बयानबाजी भी हो रही है, गुटबाजी शुरू हो गई। कैसे क्या? दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा भी पहले से तय थी। इन बिटवीन कुमारी शैलजा ने भी अपनी यात्रा की घोषणा कर दी। दोनों ही कांग्रेस पार्टी की यात्रा कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा है कि मैं शहरों में जाऊंगी जहां ज्यादा वोट बैंक बीजेपी का है, और मैं लोगों को बताऊंगी कि क्या पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की है, क्या हम कर रहे हैं। उधर दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा चल रही है, जिसमें कह रहे हैं कि आप हिसाब दीजिए, बीजेपी को वो बोल रहे हैं। तो उनकी यात्रा भी चल रही है, वो एक दिन में 2 जिले में जा रहे हैं। तो उनकी यात्रा भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, तो हरियाणा में गुटबाजी कोई नई चीज नहीं है। हाँ, नई चीज तो नहीं है। मैं 16 साल से जर्नलिस्ट हूँ, और उससे पहले से मैं 5-7 साल और एक्टिव थोड़ा सा जाऊं। तो जब पहले भजन लाल थे,
तो भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, वीरेंद्र सिंह, भड़ाना, इंद्रजीत, ये सब इकट्ठे होते थे। आज जगह भजनलाल की जगह पे भूपेंद्र हुड्डा है और बाकी सब इकट्ठे हैं। अब किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी, वो बीजेपी चली गई है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा इकट्ठे हैं। तो दो अब देखना ये है कि लीडरशिप क्या करती है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुमारी शैलजा जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। रणदीप सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। भूपेंद्र हुड्डा नेता है विधायक दल के, और उनके कहने पे उदय भान को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, यानी स्टेट उनको दे दिया गया और सेंट्रल लीडरशिप ने, यानी गांधी फैमिली ने या खड़गे साहब ने इन दोनों नेताओं को दिल्ली रखा हुआ है। अब इन दोनों को अपना अपना स्टेक चाहिए कहाँ, स्टेट के अंदर। तो ये उसकी लड़ाई है, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। देखते हैं कौन टिकट कितने ले जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा यानी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता, इनका पलड़ा भारी है। या मैं ये कह दूं कि भूपेंद्र हुड्डा या हुड्डा फैमिली का पलड़ा भारी है, इसमें कोई मुझे ये बताइए, जैसे अभी पिछले बातचीत में आपने कहा था कि महाराष्ट्र में गुटबाजी की जब बात हुई थी, राहुल गांधी ने कहा कि शिकार की जोड़ी दीवार पे टांग दीजिए। अब हरियाणा में चुनाव है, गुटबाजी की खबरें आने लगी। आप कह रहे कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल नई बात नहीं, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान होगा, ऐसी चीजें अगर और आगे एक्सलेट होंगी, ये पार्टी नेतृत्व को तो पता ही होगा। देखिए, इन लोगों को सब पता होता है हमारी पार्टी में नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। और हम जनरली सोचते हैं कि हमें ज्यादा पता है, बट उनको ज्यादा पता होता है। दूसरा, मैं आपको आपके दर्शकों को लेकर कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। प्लीज। हरियाणा को लेकर मीटिंग चल रही थी अभी, लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोई भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता पार्टी का हो। कोई जाके मीडिया में नहीं बोलेगा, जिसको बोलना है हमें आके बोले, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो या कोई और हो। तो उन्होंने कहा, खड़गे साहब अपनी बात कंक्लूड कर रहे थे, पीछे से एक नोट आया, कागज लिख के आया, वो दिया गया किसी वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल ने वो पढ़ा और पीछे से ऐसे राहुल गांधी को दिया, उन्होंने लिया। तो उसमें ये था कि हम दोबारा से सैम पित्रोदा को ओवरसीज का अध्यक्ष बनाते हैं। हाँ, ये खबर आई थी। नहीं, खबर तो आई थी। उनको निकाला क्यों था? क्योंकि वो मीडिया में बोल रहे थे। उससे राहुल गांधी क्या कह रहे थे कि जो मीडिया में बोलेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। और इन बिटवीन आपको इंडेक्ट करना पड़ा सैम पित्रोदा को। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, बहुत लिबरल, मैंने कहानी इसलिए सुनाई है कि कांग्रेस पार्टी बहुत लिबरल पार्टी है। इसके अंदर क्या क्या चलता है, कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है, सब साधारण बातें। अनटिल अनलेस कि आप गांधी परिवार को टच नहीं कर रहे हो, बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, करते रहो, कोई कुछ नहीं कहता, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सारे खून माफ है। अच्छा, तो ये जो आपने इसमें ये भी लिखा था, ये जो अभी बताया था कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की रेस में शामिल करवाना चाह रहे हैं इस यात्रा के जरिए। दीपेंद्र हुड्डा ऐसा चाह रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो जाए। इसमें दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती है। मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्यों लिखा है इसमें। देखिए, ये सबको पता है कि भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे और वो अनडिस्प्यूटेड बने रहता है हरियाणा के। तो अब लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो 5-5 सीट दोनों पार्टियों ने जीती। कांग्रेस पार्टी के इस टाइम 5 सीट आई, उनके पास एक भी सीट नहीं थी। धन्यवादी दौरे किए गए, उसमें कौन गया? भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान, दोनों लोग गए। लेकिन पहली बार दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ नहीं गए, उन दोनों के अलग से यात्रा निकाली जा रही है। क्यों? आप एक दिन में 2 जिले में जा रहे हो और आप 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओगे, तो इसके पीछे कोई तो मकसद होगा ना। तो जब मैंने इसको डिकोड किया तो मुझे पता लगा कि दीपेंद्र हुड्डा का प्रोजेक्शन हो रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। बिल्कुल। और उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, उनको समर्थन अच्छा मिल रहा है। और भूपेंद्र हुड्डा ने खुद को धीरे धीरे ना विड्रॉ कर लिया है। और एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव में बड़े सीनियर नेताओं के टिकट काटे गए जो उनके फादर साहब के क्लोज माने जाते थे, और दीपेंद्र हुड्डा के लोगों को टिकट दिए गए ताकि ये मैसेज जाए कि अब टिकटें मैं नहीं बांट रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा बांट रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा विधानसभा चुनाव में भी होगा, जो लोग दीपेंद्र को नेता मान रहे हैं उनको टिकट दी जाएगी इंस्टेड की वो लोग भूपेंद्र हुड्डा के लोगों। अच्छा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहां पे। जो ट्रांसफॉर्मेशन 2017 से शुरू हुआ था, या मैं 15 से कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर कि सोनिया गांधी की कांग्रेस कन्वर्ट हो रही थी राहुल गांधी की कांग्रेस में, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये हरियाणा वो अब हरियाणा में हो रहा है। अच्छा,
इसके पीछे एक कहानी ये थी। चलिए चलिए, बहुत दिलचस्प। इसके पहले तेलंगाना चले, उत्तराखंड में उपचुनाव जो हुए अभी दो, मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस ने जीत ली, बड़ा नरेशन खड़ा हुआ, और अब बात चल रही है, आपको मैं बताऊं कि केदारनाथ सीट को लेकर के पार्टी में इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या पार्टी भी इस तरीके से सोच रही है कि भाई ये सीट हमें जीतना ही है, या तमाम चीजें? नहीं, वो तो जीत चुके, बाई इलेक्शन था, और जनरली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है बाई इलेक्शन जीतती है, या उल्टा हो गया, स्टेट गवर्नमेंट बाई इलेक्शन हार गई। दूसरा क्या है ना, अयोध्या और बद्रीनाथ इनके एक मैसेज, सिग्निफिकेंट मतलब है। हाँ, आज इंडिया अलायंस के पास 2 ट्रॉफी हैं लोकसभा चुनाव की। एक ट्रॉफी है अयोध्या के सांसद और दूसरी ट्रॉफी है अमेठी के सांसद, जिनको वो आगे रख के चलते हैं, बार बार दिखाते हैं कि देखिए ये हमारी जीत है। ऐसे ही अब क्या है ना, ये जमाना है सोशल मीडिया का। जब आप बद्रीनाथ हारे तो आपने उसको वहां पे पुश किया, पूरा चलाया, आज वो इशू बन गया कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ। तो बेसिकली नैरेटिव पे काम हो रहा है, और इसमें कांग्रेस पार्टी का जो डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया का, वो ज्यादा इस पे जोर दे रहा है। तो पार्टियां अपने काम करती रहती हैं, चुनाव होते हैं, हारते हैं। आप हिमाचल में हार गए ना एक सीट, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका अलग महत्व है अयोध्या के बाद बद्रीनाथ, मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया नैरेटिव में आप कहीं आगे चले गए, और इसका कोई इतना ज्यादा महत्व मैं नहीं मानता कि इससे कोई बड़े परिवर्तन उत्तराखंड की कांग्रेस में हो जाएंगे। बाई इलेक्शन था, दोनों कैंडिडेट अच्छे थे, वो जीत गए, लेकिन फिर वही अयोध्या और बद्रीनाथ को जोड़ दिया गया आपस में। मैं कह रहा हूँ कि केदारनाथ में भी उपचुनाव होने वाले हैं, अभी हो जाएंगे। हाँ। अगर मान लो वो जीत गए, हाँ। तो फिर अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ। मैं वही कह रहा हूँ कि तो ये नैरेटिव को ये पुश कर रहे हैं। हाँ। इसका कोई इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस पॉलिटिकली नहीं मानता मैं। सोशल मीडिया टीम जो है वो दिखाना चाहती है कि ये जो बीजेपी अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझती है, या ये मानती है कि हम ही असली हिंदू हैं, या हम ही वो लोग हैं जो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, वो सच नहीं है। और यही बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी कि आप ठेकेदार नहीं हिंदू धर्म के। तो ये तोड़ना चाहते हैं उस परसेप्शन को जो बीजेपी बार बार पुश करती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हम भी उतने ही हिंदू हैं जितने आप हो। ये लड़ाई है जी। एक चीज बताइए, जयराम रमेश ने जब से मीडिया का काम का संभाला, और उसके बाद जो यात्राएं हुई, 2 यात्राएं हुई, और सोशल मीडिया जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और आपको लगता है कि इससे पहले जो सुरजेवाला थे, जो मीडिया के प्रभारी थे, उसके बाद जयराम रमेश ने जब मोर्चा संभाला, नए अध्यक्ष बने, सोशल मीडिया की नई टीम खड़ी हुई, अब कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भारतीय जनता पार्टी की जैसे 2014 में थी उसके आसपास है? उस तक पहले आप इसको ठीक करिए। अच्छा, सोशल मीडिया टीम का जयराम रमेश से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जयराम रमेश कम्युनिकेशन के जनरल सेक्रेटरी, सुप्रिया श्रीनेट डिपार्टमेंट की हेड है, ठीक है। तो जयराम उसमें कोई इंटरव्यू नहीं करते, उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, उनका अपना काम है वो। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि पहले फर्क ये था कि जयराम से कुछ ज्यादा लोग संपर्क नहीं कर सकते। उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उनको लगता है कि जो 4 बड़े अंग्रेजी के अखबार हैं वही सबसे बेहतर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं उनकी इतनी समझ नहीं है, जो IIT IIM से पास आउट नहीं है वो इतना अच्छा नहीं बोलते या इतना अच्छा सोचते नहीं है। तो उनकी एक अलग राय है, उनकी एक अलग विचार है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। इतना फर्क जरूर है। अच्छा अच्छा, अब चलते हैं तेलंगाना। आपने लिखा कि वहां पे कांग्रेस अध्यक्ष बनना है, बदलना है कांग्रेस को अपना अध्यक्ष। अभी जो वहां के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उनके पास ये पद है, वो अपने किसी करीबी को चाहते हैं, दूसरा धड़ा कुछ और चाहता है, थोड़ा और उसमें नाम भी होंगे। आपने ये बलराम नायक का नाम लिखा है। बलराम नायक बेसिकली रेवंत रेड्डी के कैंडिडेट हैं। वो चाहते हैं कि बलराम नायक वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन जो दूसरी लॉबी है अदर देन चीफ मिनिस्टर, वो चाहते हैं कि महेश गौड़ बने। इस पे दिल्ली में बैठक हुई थी खड़गे साहब के यहाँ पे। अच्छा। उसमें चर्चा हुई, कोई सहमति नहीं बन पाई, तो सब लोग वापस चले गए। फिर दूसरी बल्कि वहां तो लोगों को पता भी नहीं कि किसने किसका नाम दिया। अच्छा। जो तेलंगाना के लोग हैं उनको नहीं पता कि ये 2 लोग कैंडिडेट हैं। तो अब मुझे लगता है सोमवार को सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का, तो राहुल गांधी भी आ जाएंगे, खड़गे साहब भी दिल्ली में होंगे। उस दौरान कोई बैठक होगी जिसमें तेलंगाना के अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा। एक आखिरी जो पिछली बातचीत में रह गया था, राज्यसभा वाला जो आपने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी अपने एक बड़े अधिवक्ता को राज्यसभा भेजना चाहती है, लेकिन फिलहाल कहीं कोई सीट आने की उम्मीद नहीं। ये भी तेलंगाना से ही है। हाँ, तेलंगाना से ही है। हाँ, तो याद आ गया। इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि आपके ट्वीट पे बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा खोल के बताइए और साफ साफ। हाँ, मैं इसको खोल देता हूँ। धागे खोल दीजिए इसके। ट्वीट में खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ मैं खोल सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी के बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो आजकल
इंडिया अलायंस के सारे महत्वपूर्ण केस उनके पास हैं, जो वो सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हैं। तो उनको हिमाचल भेजा, वहाँ चुनाव हार गए, 6 MLA टूट के कांग्रेस पार्टी के। तो अब एक चर्चा हुई कि इनको आम आदमी पार्टी से राज्यसभा भेज दें, उधर चर्चा हुई, जिसके चलते स्वाति मालीवाल वाला झगड़ा सामने आया, जिसके चलते ये चर्चा हुई कि राघव चड्ढा इस्तीफा दे देंगे। हाँ। ठीक है, वो सब बातें हुई। हाँ। इन बिटवीन राहुल गांधी और खड़गे साहब ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी ही इनको राज्यसभा देगी, और रेवंत रेड्डी को दिल्ली बुलाया गया। उनको ये कहा कि आप अनिल यादव, जो आपके सबसे यंगेस्ट MP है राज्यसभा के, और वो काफी क्लोज हैं CM के, उनका इस्तीफा कराइए और हमें किसी भी हाल में सिंघवी साहब को भेजना है। तो रेवंत रेड्डी ने थोड़ा टाइम मांगा, थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया। तो उन्होंने केशव राव को, जो कि BRS के नेता थे, राज्यसभा के सांसद थे, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा दिया और उनकी 2 साल राज्यसभा बची हुई थी और वो सीट खाली होगी, और उनको दर्जा दिया कैबिनेट का तेलंगाना में। अच्छा। और ये कहा है कि केशव राव की सीट पे आप अभिषेक मनु सिंघवी को भेज दीजिए। ओके। यानी जो उनके अपने आदमी थे, हाँ, उनको नहीं हटाया, अनिल यादव को, उनको भी बचा लिया। हाँ। और जो हाईकमान चाहता था कि अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा हो जाए, उनको भी दे दी। दोनों एक तीर से 2 शिकार। 2 शिकार कर लिए। ये थी वो उस ट्वीट की कहानी। चलिए, इस कहानी को और बाकी कहानियों को हमारे दर्शकों के लिए बताने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। चलिए, शुक्रिया। तो ये था इस हफ्ते का डोज ऑफ कैमरा का। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आपको क्या कुछ नई जानकारी पता चली कांग्रेस की पार्टी के बारे में, हरियाणा में गुटबाजी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में? वो कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ऑफ कैमरा। आने वाले दिनों में आदेश जी के अलावा भी कुछ लोग जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि दूसरी पार्टियों में ऑफ कैमरा क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।